एड्रियान का रहस्य। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए जिसमें आप रोमन साम्राज्य के सबसे रहस्यमय और प्रतिभाशाली सम्राटों में से एक एड्रियान की जिंदगी के बारे में जानेंगे। एक ऐसे शासक की कल्पना करें जिसने युद्ध की कला में महारत हासिल की, लेकिन वह एक कवि, वास्तुकार और दार्शनिक भी था। एड्रियान, एक जटिल और बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति, ने एक ऐसा विरासत छोड़ा है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। लेकिन क्या चीज इस सम्राट को इतना अनोखा बनाती है? कौन से रहस्य उसके सत्ता में आने, उसके प्रेम और उसकी विजयाओं को घेरते हैं? इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें और जानें कि कैसे एड्रियान का जीवन और शासन न केवल रोमन साम्राज्य को आकार दिया, बल्कि आधुनिक दुनिया को भी प्रभावित करता है। उसकी महाकाव्य यात्राओं और दूरदर्शी परियोजनाओं से लेकर उसके दिल के छुपे हुए रहस्यों तक, हर विवरण इस असाधारण सम्राट का एक नया पहलू उजागर करता है। इस अद्भुत और आश्चर्यजनक कहानी का एक भी पल न चूकें, जो शुरू से अंत तक आपका ध्यान खींचे रखेगी। बहुप्रतिभाशाली का उदय। सम्राट एड्रियान ने 117 से 48 ईस्वी तक शासन किया। यह शासक अपनी जटिल व्यक्तित्व, कविता और कला के प्रति गहरे लगाव के साथ साथ ग्रीक दर्शन और संस्कृति की तीव्र प्रशंसा के लिए प्रसिद्ध था। एड्रियान अपनी सार्वजनिक भाषण देने की क्षमता के लिए मशहूर थे और कई इतिहासकार उन्हें रोम के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक मानते हैं। एक नेता की उत्पत्ति। एड्रियान का जन्म 24 जनवरी 76 ईस्वी में इटालिका में हुआ था, जो कि स्पेन के बेतिका में एक रोमन कॉलोनी थी और वर्तमान में स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र में स्थित है। उनका परिवार कई ऐसे सैनिकों का उत्पादन करता था जिन्होंने अपनी सैन्य करियर में विशिष्टता हासिल की थी। एड्रियान के अपने पिता भी एक उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी थे और उन्होंने अपने बेटे को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की। हालांकि जब एड्रियान केवल 10 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और परंपरा के अनुसार एक पुरुष संरक्षक को नियुक्त किया गया। उनके पिता के चचेरे भाई ट्राजन को इस कार्य के लिए बुलाया गया और बाद में वह रोमन इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बन गए। एक युवा कुलीन की शिक्षा। एड्रियान को उस समय के युवा कुलीनों के समान विभिन्न विषयों में शिक्षा दी गई और ग्रीक साहित्य के प्रति उनका इतना प्रेम था कि उन्हें छोटा ग्रीक कहा जाने लगा। जब उन्होंने पर्याप्त आयु प्राप्त कर ली तो उन्होंने ट्राजन के साथ अपनी सैन्य अभियानों में भाग लेना शुरू किया। सेना में अपने शुरुआती वर्षों में एड्रियान का बहुत प्रभाव नहीं था, क्योंकि वे एक आरामदायक जीवन, शिकार और नागरिक जीवन के विलासिता का आनंद लेना पसंद करते थे। स्वीकृति और उन्नति। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जब एड्रियान ट्रिब्यून थे, कमजोर सम्राट नेर्वा ने ट्राजन को अपना उत्तराधिकारी चुना। जब नेर्वा का 98 ईस्वी में निधन हो गया, एड्रियान ने जल्द से जल्द ट्राजन को उनकी नई सम्राट की स्थिति के बारे में सूचित किया। इस क्रिया ने ट्राजन की एड्रियान में विश्वास को मजबूत किया, जो भविष्य में उनके जीवन के लिए अच्छे फल लाएगा। ट्राजन ने अपने शासनकाल का अधिकांश हिस्सा विदेशी युद्धों में बिताया और उनकी पत्नी पोम्पिया प्लोटिना ने साम्राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एड्रियान को एक बेटे की तरह मानते हुए। सीरिया के गवर्नर 114 ईस्वी के आसपास एड्रियान ने सीरिया के महत्वपूर्ण सैन्य प्रांत के गवर्नर के रूप में एक महत्वपूर्ण पद संभाला। ट्राजन के शासनकाल के दौरान एड्रियान को निश्चित रूप से पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट संकेत नहीं थे कि वह सम्राट के उत्तराधिकारी होंगे। जब 117 ईस्वी में ट्राजन की मृत्यु हुई तो एक पत्र ने एड्रियान को रोम का अगला सम्राट नामित किया। कई सीनेटर्स एड्रियान को सम्राट के रूप में नहीं चाहते थे, यह दावा करते हुए कि पोम्पिया प्लोटिना ने ट्राजन के पत्र को सत्ता में बने रहने और एड्रियान के साथ शासन करने के लिए जाली बनाया था। इसके अलावा एड्रियान की विदेशी उत्पत्ति और उनके स्पेनिश लहजे ने सीनेटर्स के बीच असंतोष पैदा किया। एक राजनीतिक विवाह। प्लोटिना ने एड्रियान पर दबाव डाला कि वे विबिया साबिना से शादी करें, जो केवल एक राजनीतिक विवाह था, क्योंकि साबिना कभी भी विवाह को लेकर समर्पित नहीं थी और एड्रियान पुरुषों की संगति को पसंद करते थे। हालांकि उनका विवाह सफल नहीं रहा, लेकिन उनका शासनकाल शानदार था। सत्ता में आते ही
एड्रियान ने रोम के लोगों के बीच धन वितरित करने और सभी सैनिकों को बोनस प्रदान करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक रणों को भी रद्द कर दिया। सम्राट की विनम्रता। एड्रियान ने विनम्रता दिखाने के महत्व पर विश्वास किया। सैन्य अभियानों के दौरान वह अपने सैनिकों के साथ वही खाना खाते थे, सामान्य तंबुओं में सोते थे और घोड़े का उपयोग करने के बजाय उनके साथ मार्च करते थे। हालांकि वे एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने कौशल का प्रदर्शन बहुत कम करते थे। एक वास्तुकार के रूप में एड्रियन अद्भुत थे, लेकिन अपनी कई कृतियों का श्रेय लेने से मना कर देते थे, उन्हें दूसरों के नाम से जोड़ देते थे। हाल ही में यह पता चला है कि वह पैंथियन के पीछे का जीनियस थे, जो विश्व वास्तुकला में एक मील का पत्थर है। यात्रा करने वाला सम्राट। एड्रियान को यात्रा करने का बहुत शौक था और वे व्यक्तिगत रूप से अपने साम्राज्य की कई भूमि और लोगों का अन्वेषण करते थे। उनकी यात्राएं 121 ईस्वी में गौल में शुरू हुईं और 10 साल तक चली, जिसमें उन्होंने अपने साम्राज्य की विशालता को किसी अन्य सम्राट से अधिक देखा। स्पेन के चरम पश्चिम से लेकर तुर्की के प्रांत पोंटो के पूर्व तक, उत्तरी ब्रिटेन से लेकर लीबिया के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण तक एड्रियान ने सब कुछ देखा। एक दूरदर्शी के कार्य। ये यात्राएं केवल सैर सपाटे नहीं थीं। एड्रियान प्रांतों की समस्याओं को समझने और हल करने का प्रयास करते थे। उनके निर्माण परियोजनाएं शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत हैं। ब्रिटानिया में एड्रियान की दीवार, पिक्ट्स के खिलाफ एक रक्षात्मक संरचना, आज भी भव्यता से खड़ी है। उन्होंने शहरों की स्थापना की, स्मारकों का निर्माण किया, सड़कों में सुधार किया और बाल्कन प्रायद्वीप, मिस्र, एशिया माइनर, उत्तर अफ्रीका और ग्रीस में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। शांति निर्माता। एड्रियान का शासनकाल उल्लेखनीय रूप से शांतिपूर्ण था, जिसमें कुछ ही महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हुए। उन्होंने पार्थिया के साथ युद्ध को शांति से बातचीत करके टाल दिया, लेकिन यहूदिया में यहूदी विद्रोहों का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदियों को फिलिस्तीन से निष्कासित कर दिया गया, जिसका नाम बदलकर सीरिया फिलिस्तीन कर दिया गया और यरूशलेम को एक पगान शहर में बदल दिया गया। एड्रियान की विरासत। एड्रियान और साबिना के कोई संतान नहीं थी और 60 वर्ष की आयु में एड्रियान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। अपनी मृत्यु की आशंका के साथ उन्होंने एंटोनिनस पायस को उत्तराधिकारी के रूप में चुना, इस शर्त के साथ कि वे एड्रियान के प्रतिभाशाली भतीजे मार्कस ऑनरेलियस को गोद लेंगे, जो रोमन इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बनेंगे। एक युग का अंत। कई महीनों की पीड़ा के बाद एड्रियान का निधन 62 वर्ष की आयु में 10 जून 128 को हुआ। उनके अवशेषों को रोम ले जाया गया और डोमिशिया के बगीचों में उनके मकबरे के पास दफनाया गया। रोम में एड्रियान के मकबरे की पूर्णता के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को विबिया साबिना की राख के साथ रखा गया। इस प्रकार समाप्त होती है एड्रियान की गाथा, एक सम्राट जिसका विरासत स्थायी है और जिसकी जिंदगी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, रोम के इतिहास में अविस्मरणीय छाप छोड़ती है। अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करें। अब जब आपने सम्राट एड्रियान की रोमांचक कहानी देखी है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको किस क्षण ने सबसे अधिक प्रभावित किया? कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित या भावुक किया? नीचे टिप्पणी करें कि कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता है और अपनी राय साझा करें। यदि आप पहले से एड्रियान को जानते थे तो नीचे टिप्पणी करें। यदि आपने उनके जीवन के बारे में कुछ नया सीखा तो हमें बताएं। इस वीडियो को देखते हुए आपको सबसे अधिक क्या सीखने में मजा आया और रोम के प्राचीन पात्रों में से कौन सा चरित्र आप हमारे चैनल पर भविष्य में देखना चाहेंगे? नीचे टिप्पणी करें और इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ भाग लें।